हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं वेडनेसडे के सीजन 2 के पार्ट 1 को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान नेवरमोर एकेडमी में महीनों तक की परेशान कर देने वाली स्टडी के बाद वेडनेसडे एडम खुद को एक क्रिमिनल की बेसमेंट में बंधी हुई पाती है, जहां उसके आसपास दर्जनों खौफनाक डॉल्स रखे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 6 हफ्ते पहले। घर वापस आने के बाद वेडनेसडे ने अपना सारा समय अपनी साइकिक एबिलिटी को गहराई से मास्टर करने में लगाया। उसके सारे जवाब उसे गुडी की स्पेल बुक में मिल गए थे और अपनी पावर्स पर कंट्रोल पाने के बाद वेडनेसडे ने अपना ध्यान एक ऑब्सेशन की तरफ मोड़ा जो उसे छोटी उम्र से था। वो क्रिमिनल जिसे वो सबसे ज्यादा एडमायर करती थी बचपन में, वो था स्कैल्पर। और उसे फिजिकली लोकेट करने के लिए वेडनेसडे को उसके किसी क्राइम सीन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। स्कैल्पर का 11th विक्टिम अपने साथ बॉलिंग बॉल लेकर चल रहा था जब उसे पकड़ा गया और इसी ऑब्जेक्ट के जरिए वेडनेसडे को स्कैल्पर का लोकेशन पता चलता है। अगले दिन वो उस तक पहुंचने के लिए प्लेन टिकट खरीदती है, लेकिन जैसे ही वो मेटल डिटेक्टर से गुजरती है सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तलाशी लेने के बाद वेडनेसडे को मजबूरन अपने कपड़ों में छुपाए सारे वेपन्स देने पड़ते हैं और उसके बाद उसे जर्नी कंटिन्यू करने दिया जाता है। जब वो फाइनली क्रिमिनल तक पहुंचती है, वेडनेसडे उसे टीजर से नॉकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही कैप्चर हो जाती है। जैसे ही वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है, वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो अपने आप को स्कैल्पर के घर के बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और वो खुद एक नई विक्टिम बनने वाली होती है। जब वो उसके पास आता है, क्रिमिनल उसे एक डॉल दिखाता है जो उसने वेडनेसडे के नाम पर बनाया होता है। वो कहता है कि ये उसके कलेक्शन का नया आइटम बनेगा जिससे वो अपने सभी विक्टिम्स को याद रख सके। लेकिन उसके शुरू करने से पहले ही थिंग एक डॉल के अंदर से निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। जब थिंग स्कैल्पर से लड़ रहा होता है, वेडनेसडे अपने बंधन को तोड़ लेती है और उसके खिलाफ वही खौफनाक टूल्स इस्तेमाल करती है जो उसने खुद बनाए थे। स्कैल्पर को उसके जुर्म की सजा देने के बाद वो उसे पुलिस के हवाले करती है। नेवरमोर एकेडमी जाते वक्त वेडनेसडे देखती है कि उसका भाई अब अपने हाथों से बिजली निकालना सीख गया है और वो उसे चैलेंज करती है कि एक बोर्ड को अपने नेम पावर से तोड़ कर दिखाए। कुछ ही सेकंड्स में जैसे ही बोर्ड तोड़ दिया जाता है, उस क्रॉस बोर्ड पर एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन एडम फैमिली बिना रुके अपना सफर जारी रखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दोपहर जब एक प्राइवेट डिटेक्टिव एक औरत की तस्वीरें खींच रहा होता है जो अपने सीक्रेट पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर होती है, तभी अचानक डरावने कौवों का झुंड डिटेक्टिव को घेर लेता है। जब कार्ल उन्हें नोटिस करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कौवे उस पर हमला कर देते हैं और उसे अपनी गाड़ी तक भागना पड़ता है। इसी समय वह अपनी किसी भरोसेमंद इंसान को कॉल करता है और बताता है कि उसकी पोल खुल गई है। आखिरकार डिटेक्टिव ये भी बताता है कि अगर वह जिंदा नहीं बचा तो सबूत कहाँ मिलेंगे। कॉल खत्म होती है। कार्ल देखता है कि कौवे उसकी गाड़ी के अंदर घुस आते हैं और आखिर में वह वहीं उसकी मौत का कारण बनते हैं। अब जबकि पक्सली को भी नेवरमोर ट्रांसफर कर दिया गया है, वेडनेसडे उसे अपने और अपने भाई के बीच के नियम बताती है और अपने कमरे की ओर चल पड़ती है। स्कूल को डेमोनिक पिलग्रिम से बचाने के बाद वेडनेसडे एक पॉपुलर फिगर बन चुकी है और बैरी डॉड से मिलकर हैरान होती है जो एकेडमी का नया प्रिंसिपल है। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है और इनड से मिलती है तो वेडनेसडे उसे एक तोहफा देती है जो उसने स्कैल्पर के घर से उठाया था और फिर अपना सामान खोलना शुरू करती है। जैसे ही वह बाथरूम का दरवाजा खोलती है, अचानक एक तीर उनकी ओर आता है जो क्रॉसबो से चलाया गया होता है और वेडनेसडे समझ जाती है कि कोई उसे करीब से देख रहा है। जब वह उस फोटो को छूती है जो दीवार पर फेंका गया होता है तो वह अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके स्टॉकर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पहचान पता नहीं कर पाती। उसी समय इनड अपने दोस्त की आंख से काले आंसू गिरते देखती है और परेशान हो जाती है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं। नए प्रिंसिपल से मिलने के बाद मोटिसिया और गोम्स को कुछ दिन के लिए रोटवुड कॉटेज में रहने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पहले मरियल थॉर्नहिल रहती थी जेल जाने से पहले। अब जब नेवरमोर
कोर में नए चेंजेस किए जा रहे होते हैं, बैरी मोटिसिया को गाला रिपब्लिक रेवेन्यू कमेटी की चेयरमैन बनने का इनवाइट देता है। अपने पेरेंट्स के आसपास रहने के आइडिया से गुस्से में आई वेडनेसडे जंगल में वॉक करने निकल जाती है और वहां कुछ व्हीकल्स को देखती है जो कार्ल उस डिटेक्टिव की बॉडी उठाकर ले जा रहे होते हैं जो कुछ घंटे पहले ही मारा गया है। शेरिफ सेंटिगो से कुछ बातें करने के बाद वेडनेसडे एक सस्पिशियस आदमी को देखती है जो क्राइम सीन से भागने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसे पकड़ने के बाद वेडनेसडे को पता चलता है कि वो हुडेड मैन असल में गैलन है जो खुद को कार्ल का दोस्त बताता है। गैलन के मुताबिक वो दोनों एक केस पर साथ में काम कर रहे थे और कार्ल के एलिमिनेट होने से पहले उसने एक ऐसी डिस्कवरी की थी जो सारे आउटकास्ट को इफेक्ट करती। लेकिन पुराने शेरिफ ने अपने मॉन्स्टर बेटे को बचाने के लिए जो कुछ भी किया था उसके बाद वेडनेसडे समझ जाती है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और उसे वहीं छोड़कर निकल जाती है। इस बीच स्विट्जरलैंड के स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद भी जेवियर वेडनेसडे को एक आखिरी गिफ्ट बेचता है जिसमें एक टोम्बस्टोन पर एक रेवन का इमेज बना होता है। चाहे उसे ये ड्राइंग का मतलब समझ ना आए, जेवियर को पूरा यकीन है कि इसका संबंध उसकी दोस्त से है। इसी वक्त थिंग की हेल्प से वेडनेसडे को पता चलता है कि स्टॉकर उसके रूम में घुस आया था और उसका मैन्युस्क्रिप्ट चुरा ले गया है। अपने किताब को फाउंडर्स की पेयर पर जलाने का इरादा समझकर वेडनेसडे तेजी से वेन्यू की तरफ दौड़ती है और पेयर में घुस जाती है। जब दर्शक एक खूबसूरत म्यूजिकल परफॉर्मेंस और नए प्रिंसिपल की प्रेजेंटेशन में व्यस्त होते हैं, वेडनेसडे ब्रांचेस के बीच अपनी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढती है और जैसे ही वो इसे पा लेती है प्रिंसिपल आग लगा देता है। अपनी किताब लेकर वेडनेसडे बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर इनेड मदद लाने दौड़ जाती है। उसी वक्त टेलीकिनेसिस पावर वाले स्टूडेंट मिलकर जलती हुई लकड़ी की आग से एक पंछी को बनाते हैं और उस पंछी को उड़ाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग इस नजारे से प्रभावित होते हैं। वेडनेसडे मुश्किल से आग की लपटों से बचते हुए किताब लेकर बाहर निकलती है और स्टेज पर चढ़ जाती है ताकि अपनी लोकप्रियता को हमेशा के लिए खत्म कर सके। जब वो डायरेक्टर की बनाई हुई पेंटिंग देखती है जिसमें उसे नेवरमोर को बचाने के लिए सम्मानित किया गया था तो वेडनेसडे बिना सोचे समझे उसे आग लगा देती है और पूरे इवेंट को बर्बाद कर देती है। उसी रात पक्सली अकेले जंगल में घूमने निकलता है और पेड़ के तने से गिर जाता है। जैसे ही उसके हाथ जमीन को छूते हैं एक तेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज निकलता है और वो गलती से वहां दफन एक शरीर को जिंदा कर देता है। अपने दोस्त के लिए चिंतित इनेड जैसे ही वो वेडनेसडे को छूती है, वेडनेसडे को एक नया विजन होता है जिसमें वो एनेड की कब्र को कौओं से गिरे हुए देखती है। उस पल वेडनेसडे का शरीर ढह जाता है। होश में आने पर वेडनेसडे अपनी माँ को देखती है। मोर्सिया बताती है कि वो उसकी चिंता कर रही है क्योंकि आंसू इस बात का संकेत है कि उसकी बेटी साइकिक एग्जॉशन से गुजर रही है। लेकिन वेडनेसडे अपनी माँ की सलाह को नजरअंदाज करती है और गैलन के पास जाती है ताकि अपनी दोस्त का भाग्य बदलने का तरीका जान सके। घर में घुसने पर वेडनेसडे को पता चलता है कि एक्स शेरिफ गैलन को मार दिया गया है और कार्ल की तरह उसकी आंखें भी निकाल ली गई है। अचानक उसके मुंह से कौवों का झुंड निकलता है और इधर उधर उड़ने के बाद खिड़की से बाहर चला जाता है। लेकिन वेडनेसडे नोटिस करती है कि एक कौवा पीछे रह गया है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये वही कौवा है जो उसके विजन और जेवियर की पेंटिंग में दिखा था। गैलन के शरीर को छूकर कोई सुराग पाने की कोशिश में वेडनेसडे को एहसास होता है कि उसकी पावर्स काम करना बंद कर चुकी है। पुलिस आते देख वो भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले शेरिफ सेंटिगो आ जाती है और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसकी बेटी से पूछताछ की जा रही होती है, गोम्स आता है और खुद को उसका वकील बताता है। वो अपनी बेटी को वापस स्कूल ले आता है और कहता है कि अगर शेरिफ को वेडनेसडे से दोबारा बात करनी है तो उसे वारंट लाना होगा। अगली सुबह पक्सली अपने रूममेट को उस बार्न में ले जाता है जहां उसने
जोम्बी को छुपा रखा था। स्लर्प को देखकर यूजीन को जल्दी पता चलता है कि ये वही लड़का है जो स्कल ट्री से जुड़ी कहानियों में आता था और अब समझ जाता है कि ये कथाएं झूठी नहीं थी। अपनी पावर से पक्सली ने स्लर्प का मैकेनिकल हार्ट दोबारा चालू कर दिया है और उसे वापस जिंदा कर दिया, लेकिन पक्सली यूजीन से इसे राज रखने की गुजारिश करता है। कौए के हमले के पीछे कौन है ये जानने के लिए वेडनेसडे बैरी से बात करने जाती है कि क्या स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन टॉकिंग हेड कहता है कि आखिरी एवन छात्र ने नेवरमोर से 10 साल पहले ग्रेजुएट किया था। अब वेडनेसडे को शक होता है कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। जवाब न मिलने पर वो विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में टाइलर से मिलने जाती है, जहां डॉक्टर फेयरबर्न उसका स्वागत करती है। डॉक्टर बताती है कि उसके तरीके काम नहीं कर रहे, इसलिए वो वेडनेसडे को टाइलर से मिलने देती है और उम्मीद करती है कि इस मुलाकात से उसके ट्रीटमेंट में कुछ बेनिफिट होगा। काफी समय बाद टाइलर को देखकर वेडनेसडे बाहर से शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से गुस्से में होती है। जब टाइलर को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है तो वो कोई दुख नहीं दिखाता और कल्प्रिट खोजने में मदद करने से इनकार कर देता है। बातचीत के दौरान टाइलर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड शॉक कॉलर का इस्तेमाल करके उसकी पावर्स को रोक देता है। इसी बीच साइंस क्लास के दौरान पक्सली को यूइन से पता चलता है कि स्लर्प बार्न से भाग गया है। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है, वेडनेसडे को थिंग तिजोरी के अंदर बंद मिलता है। उसे पता चलता है कि इनेड को कैद कर लिया गया है। उसी समय वेडनेसडे को अपने स्टोकर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए, वरना वह उसे कभी नहीं देख पाएगी। होश में आने पर इनेड और ब्रूनो को एहसास होता है कि वो लेगो टावर की छत पर जंजीरों से बंधे हुए हैं और ऊपर सैकड़ों शार्प ब्लेड लटक रहे हैं जो कभी भी उनके सिर पर गिर सकते हैं। जब वेडनेसडे को एक सुराग मिलता है कि इनेड कहाँ कैद है, वह म्यूजिक रूम में जाती है और कार्ड पर लिखे गए सुरों को बजाती है। ऐसा करते ही एक गुप्त दरवाजा खुलता है और वेडनेसडे एक एलिवेटर से टावर की छत तक पहुंच जाती है। जब वह अपनी दोस्त को ढूंढ लेती है, वेडनेसडे थिंग से कहती है कि उन्हें आजाद करे, लेकिन वह खुद ब्लेड से फंस जाता है। उसी समय जाल एक्टिवेट हो जाता है और ब्लेड धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, लेकिन स्टोकर की बनाई पहेली हल करने के बाद वेडनेसडे अपनी दोस्त को बचाने में सफल हो जाती है और प्लेटफॉर्म फिर से ऊपर उठने लगता है। थिंग को आजाद करने के बाद वेडनेसडे को अचानक ताली की आवाज सुनाई देती है और अचानक एग्नेस सामने आ जाती है। उस समय वेडनेसडे को पता चलता है कि उसका स्टोकर कोई और नहीं बल्कि एग्नेस ही है, जो 13 साल की अदृश्य होने की शक्ति वाली लड़की है। यह जानकर वेडनेसडे हैरान रह जाती है कि एग्नेस ने ये सब सिर्फ उसका ध्यान पाने के लिए किया। इस समय वेडनेसडे को शक होता है कि एग्नेस का ग्लेन पर हुए हमले में हाथ है, लेकिन एग्नेस दावा करती है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका असली मकसद सिर्फ वेडनेसडे से दोस्ती करना था और इसके लिए उसे यह साबित करना था कि वह भी वेडनेसडे जितनी ही बुद्धिमान और चतुर है। उस बरसाती रात एक ड्राइवर नेवरमोर जंगल से गुजर रहा था जब अचानक उसने किसी को टक्कर मार दी। घायल की हालत देखने के लिए गेब वो ड्राइवर कार से उतरता है, लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि शरीर गायब हो गया है। पीछे मुड़कर देखने पर गेब का सामना एक डरावनी जोम्बी जो कि स्लर्प है से होता है और वह जिंदा ही खा लिया जाता है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी माँ उसके कमरे में घुसकर गुडी की स्पेल बुक ले गई है, तो वह रोटवुड कैबिन में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रंगे हाथ पकड़ी जाती है। अपनी माँ को किताब लौटाने के लिए मनाने के प्रयास में वेडनेसडे उसे अपनी पिछले विजन के बारे में बताती है और कहती है कि इनेड को खत्म करने की जिम्मेदार वही होगी। उसके अनुसार गैलन और कार्ल को उस वन आई क्रो ने मारा था जो उसकी विजन में आया था, इसलिए वेडनेसडे को यकीन है कि इन सब हमलों के पीछे कोई बड़ा हाथ है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मोटिशिया किताब लौटाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर वेडनेसडे अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करती रही तो वह अपनी आंट ओलिया की तरह पागलपन का शिकार हो जाएगी। अगली सुबह जब पक्सली अपने पेट मॉन्स्टर को खाना खिला रहा होता है तो वह बताता है कि सर्प को आज सुबह बार्न
हार्न में पाया गया था। जब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी अकेले ही स्कूल वापस आ गया है, यूजीन यह सोचता है कि वह बाहर रहते हुए क्या कर रहा था। यूजीन ये भी देखता है कि क्रिएचर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसका सड़ा हुआ शरीर फिर से नए टिश्यू बना रहा है और जैसे जैसे वह मॉन्स्टर कुछ खा रहा है, उसका दिमाग भी दोबारा रीजनरेट हो रहा है। स्लर्प के फिर से भाग जाने के डर से यूजीन जोर देता है कि उन्हें किसी को ज़ॉम्बी की मौजूदगी के बारे में बताना चाहिए, लेकिन पक्सली उसे भरोसा दिलाता है कि वो फिर कभी अपनी जंजीरों से आजाद नहीं हो पाएगा। एग्निस की मदद से वेडनेसडे गैलन का फोन अनलॉक कर लेती है और कार्ल द्वारा छोड़ा गया वॉइस मैसेज ढूंढ लेती है। रिकॉर्डिंग में कार्ल बताता है कि जिस केस की वो दोनों जांच कर रहे थे उसका सबूत कैबिन में छिपा है, लेकिन वेडनेसडे को पता नहीं होता कि ये जगह कहाँ है। हालांकि गैल्पिन के घर से मिली कुछ फोटोज देखकर वेडनेसडे को हाइडिंग प्लेस का एड्रेस पता चल जाता है और वो इनेड और बाकी स्टूडेंट के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करती है। कैंप साइट पर पहुंचने के बाद वेडनेसडे अपने भाई को एक कॉफिन उठाए हुए देखती है और शक करती है कि वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स के अचानक आने से उसका ध्यान वहीं चला जाता है और वो उस कॉफिन के बारे में भूल जाती है। टेंट में पहुंचने पर जब पता चलता है कि पक्सली शार्प को कैंप में लेकर आया है, यूजीन कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया था, लेकिन पक्सली कहता है कि उसने एक अलर्ट सिस्टम सेट किया है ताकि अगर ज़ॉम्बी भाग निकले तो उन्हें पता चल सके। इसी दौरान जब डायरेक्टर कैंप के रूल्स अनाउंस कर रही होती है, रॉन क्रूगर अपने कैडेट के साथ पहुंच जाता है और बताता है कि उसने ये कैंप 6 महीने पहले बुक किया था। तभी बैरी अपना साइंड कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और दोनों को पता चलता है कि जमीन के मालिक ने एक ही वीकेंड पर 2 लोगों को जगह किराए पर दे दी है। इस पर वेडनेसडे एक चैलेंज प्रपोज करती है जिसमें हारने वाली टीम को बिना मुंह खोले घर लौटना होगा। चैलेंज ये है कि दूसरी टीम से जेफर चुराना है और उसे वॉच टावर की चोटी पर रखना है। जो टीम ये काम पहले पूरा करेगी वही विजेता होगी। तो चैलेंज के दौरान जब आउटकास्ट जेफर की रक्षा कर रहे होते हैं, बैली और उसके साथी गुरगोन की टोपी पर एरो चला देते हैं और उसी समय उसके सारे साथी पत्थर में बदल जाते हैं और बैली ओपोजिंग टीम का ऑब्जेक्ट ले लेता है। फ्लेयर उठते देख वेडनेसडे यूजीन को बीज छोड़ने का आदेश देती है ताकि दुश्मनों पर हमला हो सके। जमीन पर जब सब आपस में भिड़ रहे होते हैं, वेडनेसडे टीयर गैस के बादल में घुस जाती है और ओपोजिंग टीम से जेफर चुरा लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बेली टावर की चोटी तक पहुंचने ही वाला है, वेडनेसडे एक एरो चलाती है और रस्सी से स्लाइड करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। फिर एक जोरदार किक से वो बेली को गिरा देती है और ओपोजिंग टीम का जेफर टावर के ऊपर रख देती है। इस तरह वेडनेसडे कंपटीशन जीत जाती है। शाम ढलते ही सारे स्टूडेंट्स आग की चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे मैप फॉलो करते हुए गैलन के कैबिन तक पहुंच जाती है। वहां तलाश करते हुए उसे श्रद्धांजलियों की एक लिस्ट मिलती है जिनमें वो लोग हैं जो सालों पहले मर चुके थे और विलो हिल में मरीज थे। वेडनेसडे एक बार फिर अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके लियोस के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपनी पावर्स तक पहुंच नहीं मिलती, इसलिए वो सबूत ले जाने का फैसला करती है। रियलाइजिंग कि उसकी माँ इतनी आसानी से गुडी की किताब नहीं देगी, वेडनेसडे उसे एक ब्लाइंड ड्यूल का चैलेंज देती है और मोटिशिया इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। रॉन क्रूगर और उसके कैडेट्स अपनी हार से संतुष्ट नहीं होते और कैंप से आउटकास्ट को निकालने के लिए एम्बुश की तैयारी करते हैं, लेकिन उल्टा वो पक्सली के ट्रैप में फंस जाते हैं जो स्लर्प के लिए बनाया गया था। इसी बीच रॉन क्रूगर को ज़ॉम्बी खा जाता है जबकि उसके कैडेट डरकर भाग जाते हैं। उसी समय माँ और बेटी जंगल में पहुंचती हैं और अपनी तलवारबाजी की तैयारी करती है। अगर वेडनेसडे अपनी माँ का क्रिस्टल हार्ट तोड़ पाती है तो उसे किताब वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर वो हार गई तो मोटिशिया उसे जला देगी।
यूजीन अपने टेंट पर पहुंचता है और पाता है कि स्लर्प ने रॉन क्रूगर का दिमाग खा लिया है। यूजीन दुखी तो होता है, लेकिन पक्सली और एग्निस के साथ जंगल में उसकी तलाश करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर गोम्स नहाते समय स्लर्प से टकराता है, जो उससे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है। तभी पक्सली आता है और ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। शोर सुनकर बैरी और बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बी को देखकर भाग निकलते हैं। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मोटिशिया अपनी बेटी का क्रिस्टल हार्ट तोड़ने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर वेडनेसडे अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटाती है और नोटिस करती है कि उसकी मां पर हमला होने वाला है। तुरंत वो अपनी तलवार ज़ॉम्बी की खोपड़ी पर फेंक देती है और मोटिशिया को बचा लेती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और स्लर्प को पकड़कर ले जाती है ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कैप्टन क्रूगर की लाश को हटाते समय वेडनेसडे नोटिस करती है कि उसे एक वन आई क्रो देख रहा है, जो अपने मास्टर के पास उड़कर चला जाता है। इससे पहले कि वेडनेसडे उस मास्टर का असली चेहरा देख पाए, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अगली सुबह थॉर्नहोल को विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर फेयरबर्न उसे पूछताछ करती है। डॉक्टर का मकसद यह जानना होता है कि थॉर्नहोल ने टाइलर के साथ क्या किया ताकि वो उसके दिमाग को अनलॉक कर सके, लेकिन थॉर्नहिल कोऑपरेट नहीं करती। गुस्से में डॉक्टर फेयरबर्न उसे स्टेट प्रिजन वापस भेजने का आदेश देती है, जहां उसे ट्रायल तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना होगा। जाने से पहले थॉर्नहोल आखिरी बार टाइलर से मिलने की गुजारिश करती है, लेकिन उसे देखते ही टाइलर मॉन्स्टर बन जाता है और थॉर्नहिल पर हमला कर देता है। गुस्से में वो उसे दीवार से पटक देता है। ऑलमोस्ट मरते मरते भी थॉर्नहिल उसे देखकर खुश होती है। इसी बीच हेस्टर फ्रम्प वेडनेसडे की दादी नेवरमोर आती है और अपनी पोती से मिलती है। वेडनेसडे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। पैट्रिशिया रेड कार की राख की खुशबू लेते समय फिर वही वन आई क्रो आता है और ऑब्चरीज मींस श्रद्धांजलि चुरा लेता है। उसे पकड़ने के लिए वेडनेसडे उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन रास्ते में वही हुडेड मास्टर दिखता है जो कैंप में नजर आया था, मगर वो फिर से उसे पकड़ नहीं पाती। वेडनेसडे समझ जाती है कि वो ये केस अकेले सॉल्व नहीं कर पाएगी, इसलिए वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर की मदद लेती है। फेस्टर का मिशन होता है ल्यूइस नाम की एक औरत को खोजना, जो शायद डॉक्टर या पेशेंट हो। होटल में परेशानी खड़ी होने पर फेस्टर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। स्कूल के ब्रेक में जब वेडनेसडे इनिड के साथ कोर्टयार्ड में होती है, तो उसी कौमों का झुंड दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि कोई हमला होने वाला है। स्टूडेंट्स छिपने लगते हैं। प्रिंसिपल आता है और अपनी आग की पावर से उन्हें भगाता है। इसी दौरान थिंग पकड़ा जाता है, लेकिन बैरी की मदद से वो खुद को छुड़ा लेता है। इनिड उसकी जान बचा लेती है और वेडनेसडे उस मास्टर का पीछा करती है, लेकिन क्रिमिनल फिर से भाग निकलता है। वेडनेसडे को शक होता है कि डॉक्टर फेयरबर्न इन सबके पीछे है, लेकिन फेयरबर्न कहती है कि वो असल में आइसडोरा कैपरी स्कूल की नई म्यूजिक टीचर से मिलने आई है। फेयरबर्न को पता चलता है कि उसका नया पेशेंट वेडनेसडे का अंकल फेस्टर है, तो वो उसे स्लर्प के साथ सेल में कैद कर देती है। थिंग वापस नेवरमोर जाकर वेडनेसडे को इन्फॉर्म करता है और वेडनेसडे एग्निस की मदद से अपने अंकल को बचाने निकल पड़ती है। अंकल फेस्टर को छुड़ाते समय स्लर्प भी आजाद हो जाता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। थॉर्नहोल भागने की कोशिश करती है। आइसडोरा की म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बीच अलार्म बजता है और सबको पता चलता है कि ज़ॉम्बी भाग चुका है। वेडनेसडे और फेस्टर एक सीक्रेट पैसेज खोज लेते हैं और सच्चाई सामने आती है। लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें आउटकास्ट को पिक्स की तरह इस्तेमाल किया गया। सेल्स खोलने पर वेडनेसडे पाती है कि श्रद्धांजलियों में लिखे सारे लोग अभी भी जिंदा हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा गया था। तभी मास्टर सामने आती है और असली राज खुलता है। वो औरत है यूडी, जो अगस्तस स्टोनहर्स्ट की बेटी है। असल में वही डॉक्टर को काम पर रखती है ताकि अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर सके। अगस्तस आउटकास्ट से इतना प्यार करता था कि खुद भी उनमें से एक बनना चाहता था।
फेस्टर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से हॉस्पिटल की पावर बंद कर देता है और सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। थॉर्नहिल मौका पाकर भागना चाहती है, लेकिन टाइलर से मिलते ही समझ जाती है कि अब उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। टाइलर फिर उसे पकड़ लेता है और हमला करता है। डॉक्टर फेयरबर्न और अगस्टस भी स्लर्प के शिकार हो जाते हैं। आखिर में वेडनेसडे की मुलाकात हाइड से होती है, जो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और टाइलर जंगल की तरफ भाग जाता है। वेडनेसडे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जहां पे वेडनेसडे सीजन 2 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो आपको ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं, बाय।